History IAS क्लासरूम नोट्स फॉर यूपीएससी इकोनॉमिक्स में हमने एक लेक्चर कर लिया था जिसमें हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र देख लिया था। और हमने जो है उसके बाद दो टर्म और देखे थे जो आपको याद हो तो। और उसके बाद आज हम लोग बाज़ार की संरचना को देखेंगे, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बाज़ार वो मंच है जहां आपूर्तिकारक एवं ग्राहक के बीच एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा मंच जहां पे कोई आपूर्तिकारक होता है और एक ग्राहक होता है, ये दोनों किसी वस्तु का लेन देन करते हैं। आपूर्तिकारक ग्राहक को देता है और ग्राहक बदले में एक निश्चित राशि देता है आपूर्तिकारक को। और ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे किसी वस्तु या सेवा की कीमत भी निर्धारित की जाती है। और बाजार के 4 प्रमुख संरचना है। इस संरचना को समझने से पहले कुछ शब्दों को समझेंगे। सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है आपूर्ति का तात्पर्य क्या है। तो बाजार में विक्रय के लिए उपलब्ध वस्तु या सेवा की मात्रा। अब मान लीजिए कि खेत में जो है वो गेहूँ लगे हुए हैं, क्या वो आपूर्ति है? बाजार में उसकी आपूर्ति है? तो नहीं। आपूर्ति का तात्पर्य ये है कि जो गेहूँ बाजार में बिकने के लिए उपस्थित हैं, केवल वही आपूर्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब आपूर्ति के अंतर्गत हम 2 शब्द को और पढ़ते हैं, एक है उत्पादक, एक है वितरक। उत्पादक का तात्पर्य वो होता है जो उस चीज़ को उत्पादन करता है, और वितरक का वो होता है जो ग्राहक तक उस चीज़ को पहुंचाता है। और ये दोनों मिल करके जो अगला शब्द है वो बनाते हैं आपूर्ति कारक। अब तात्पर्य यहाँ पे ये आता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने फसल का उत्पादन किया या किसी चीज़ का फैक्ट्री में उत्पादन किया, तो वो हो गया उत्पादक। और उसे बाज़ार में बेचते हैं, जैसे कि हमने किसी फैक्ट्री में किसी वस्तु का उत्पादन किया और दुकानदार बाज़ार में बेच रहे हैं, तो यहाँ दुकानदार वितरक हो गए और फैक्ट्री का मालिक उत्पादक हो गया। लेकिन सेवा के क्षेत्र में क्या होगा, उत्पादन और वितरण दोनों सेम होते हैं। जब दोनों सेम होते हैं तो आपूर्ति कारक उत्पादक को भी कह सकते हैं, विक्रेता को भी। और यहाँ पे संपूर्ण रूप से इन दोनों को मिला करके आपूर्ति कारक कहा जाता है। इन शब्दों को समझने के बाद जो अगला टर्म है वहाँ चलते हैं, वो है बाजार की संरचना का पहला जो है वो देखिए क्या है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा या परफेक्ट कंपटीशन संरचना। इस प्रकार के बाजार संरचना के अंतर्गत कई सारे विक्रेता समरूप उत्पादक को कई सारे क्रेताओं के समक्ष विक्रय हेतु प्रस्तुत करते हैं। फिर से पढ़ते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो बाजार है वहाँ पे क्रेता भी बहुत सारे हैं और विक्रेता भी बहुत सारे हैं। 1-2 नहीं है, क्रेता बहुत सारे हैं और विक्रेता भी बहुत सारे। और तीसरा जो शब्द आता है वो आता है समरूप। क्या कर रहे हैं, इस प्रकार के बाजार की संरचना के अंतर्गत कई सारे विक्रेता कई सारे क्रेताओं के समक्ष जो है वो विक्रय के लिए वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। चूँकि सभी विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे उत्पाद का पूर्ण रूप में समरूप हो पाना वास्तविकता में संभव नहीं है। समरूप मतलब उसकी क्वालिटी एक जैसी हो, उसका रंग रूप एक जैसा, हर कुछ बिल्कुल 100% सेम होना, तो ऐसा तो वास्तविक में संभव नहीं है। इसीलिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा को एक आदर्शवादी संरचना कहते हैं। इस प्रकार की बाजार संरचना के अंतर्गत विक्रेता या क्रेता वर्ग के लिए बाजार में प्रवेश करना या बाजार में भागीदारी लेना आसान है, क्योंकि बहुत सारे विक्रेता हैं तो वो आसानी से बाजार में आके अपनी चीज़ें बेच सकता है। ठीक है, तो सुगम होगा। तथा किसी भी विक्रेता द्वारा उत्पाद की कीमत को प्रभावित कर पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर एक ने क्या किया, इसका प्राइस बढ़ा दिया तो हमारे पास बी से ले लेंगे, बी ने बढ़ा दिया सी से ले लेंगे, डी से ले लेंगे, ई से ले लेंगे, एफ से ले लेंगे। और जब इतने सारे हमें कम प्राइस पे मिलेंगे तो इसने बढ़ा भी दिया तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसे लेना छोड़ देंगे। तो बाद में क्या होगा, ये भी अपना प्राइस डाउन कर लेगा। तो इसके प्राइस बढ़ाने से बाज़ार प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विक्रेता कई सारे हैं। और इसमें एक टर्म ये याद रखना है कि विक्रेता कई सारे हैं, क्रेता कई सारे हैं। विक्रेता अर्थात बेचने वाले कई सारे हैं, क्रेता अर्थात खरीदने वाले कई सारे हैं। और इसमें जो प्रोडक्ट बेचा या खरीदा जा रहा है वो एकदम सेम है, समरूप है, उनकी क्वालिटी एक जैसी है, क्वांटिटी एक जैसी है, रंग रूप दशा हर कुछ बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ऐसा तो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको एक आदर्शवादी व्यवस्था या आदर्शवादी संरचना कहा गया है। दूसरी जो संरचना है उसका नाम है एकाधिकार संरचना। कौन सी संरचना है? एकाधिकार संरचना। अब देखिए इसमें क्या होता है, मोनोपोली। इस प्रकार की संरचना के अंतर्गत उत्पाद को कोई एक विक्रेता उस उत्पाद के कई सारे क्रेताओं को बेच रहा होगा। यानी इस बार जो बेचने वाला है वो एक है, ठीक है, और जो खरीदने वाले हैं वो बहुत सारे हैं।
खरीदने वाले क्या हैं, बहुत सारे हैं। ऐसी स्थिति में विक्रेता द्वारा उत्पाद की कीमत को प्रभावित किया जा सकता है, जो कि क्रेता वर्ग के निहितार्थों का उल्लंघन होगा। अब इसका मन करेगा 10 रुपये की चीज़ को बोलेगा 100 रुपये में बेचूंगा। अब इसको लेना ज़रूरी है, क्रेता को खरीदना ज़रूरी है, दूसरा कोई विक्रेता है नहीं, ऑप्शन है नहीं, तो मजबूरी में इस चीज़ को ये 100 रुपये खरीदेगा। तो इसे बाज़ार की कीमत को ये क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। अब चूँकि बाज़ार की कीमत को इतनी ज़्यादा प्रभावित करना, क्या ये जो कस्टमर हैं क्या इनके लिए ये अच्छा है, इनके हितों के लिए तो नहीं है। तो यही तो कह रहा है कि ये क्रेता के निहितार्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, निहितार्थों का उल्लंघन हो रहा है। अब यहाँ पे है हितों का उल्लंघन होना, इसका अर्थ है इस प्रकार की स्थिति में अन्य विक्रेताओं के लिए बाजार में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रेता विक्रेता एक ही है ना, तो बाजार में दूसरे की एंट्री जो है वो बहुत टफ हो गई। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये स्थिति बाज़ार में हमेशा देखने को मिलेगी, ये परमानेंट नहीं होती है, ये कुछ समय के लिए भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि किसी फार्मा कंपनी ने क्या किया, किसी दवाई का आविष्कार किया, और दवाई का जो आविष्कार किया या दवाई की खोज की, मान लीजिए किसी कैंसर की दवाई की, तो उसको पेटेंट मिल गया 10 साल या 20 साल तक का, कि 20 साल तक कोई और कंपनी उसको नहीं बेच सकती है, तो मनचाहे दाम पे वो बेचेगी, तो ये उसका एकाधिकार हो गया। वैसे ही भारतीय रेलवे, चूँकि भारतीय रेलवे सरकार के हाथों में है, तो इसी वजह से उसका रेट जो है ऐसा रखा गया है, टिकट का प्राइस, कि आसानी से लोग खरीद सकें। लेकिन वो चाहे यही किसी प्राइवेट कंपनी के पास होता, तो उसको वो अपने हिसाब से, अपने हितों के हिसाब से प्रभावित तो कर पाता ना। तो ये एकाधिकार संरचना के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इस प्रकार की स्थिति में अन्य विक्रेताओं के लिए बाजार में प्रवेश कर पाना अत्यंत ही कठिन होगा। एकाधिकार के विपरीत परिस्थिति, अब इसके अपोजिट एक परिस्थिति क्या होगी, इस बार क्या कह रहा है, को क्रेताधिकार की स्थिति के रूप में समझा जा सकता है। क्रेताधिकार में क्या होते हैं कि बहुत सारे बेचने वाले होंगे, ठीक है। क्रेताधिकार में क्या होंगे, बहुत सारे बेचने वाले, खरीदना वाला क्या होगा, एक होगा। जैसे कि क्रेताधिकार की स्थिति में समझा जा सकता है जहाँ किसी उत्पाद के कई सारे विक्रेता किसी एक क्रेता के समक्ष उत्पाद को क्रय हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। इस स्थिति को क्रेता द्वारा उत्पादन की कीमत को प्रभावित किया जा सकता है। अब ये कह रहा है 10 रुपये देंगे, ये कह रहा है 20, ये 30, ये कह रहा है नहीं मैं तो 5 रुपये ही खरीदूंगा। ये देने को तैयार हो गया, मजबूरी में ये भी तैयार हो जाएगा, ये भी, क्योंकि बेचना तो एक ही को है। तो यहाँ पे जो क्रेता है यानी खरीदने वाला है, वो प्रभावित करेगा बाजार की कीमत को, और ये करेगा तो ये इन लोगों के हितों के लिए तो अच्छा नहीं है। तो इस बार विक्रेता के हितों का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि गन्ना का उत्पादन होता है, तो कोई व्यापारी आते हैं और उन्हें कहते हैं कि इतने में बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना है तो चले जाओ। अब उसमें वो क्या करेंगे, मजबूरी में किसानों को कम दाम पे अपनी फसल बेचनी पड़ती है। हालांकि इसके लिए नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल यहाँ पे बैठ सकता है सही। अगला संरचना है, उसका नाम है एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा, ठीक है। इस प्रकार के बाजार संरचना के अंतर्गत किसी एक उत्पाद के कई सारे विक्रेता उत्पाद को कई सारे क्रेताओं के समक्ष विक्रय हेतु प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कोई एक अत्यंत विशेष विक्रेता किसी कारणवश एकाधिकार जैसी स्थिति की अनुभूति करता है। इस प्रकार की बाजार संरचना में विक्रेता के लिए बाजार में प्रवेश कर पाना आसान या सुगम होता है, लेकिन एकाधिकार की स्थिति वाले प्रतिस्पर्धी विक्रेता के द्वारा एक कठिन चुनौती भी पेश की जाएगी। इसको समझते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि इस प्रकार में क्या होगा कि कई सारे विक्रेता होंगे, बहुत सारे बेचने वाले हैं, ठीक है, कई सारे क्रेता भी हैं, बहुत सारे खरीदने वाले भी हैं, ठीक है। अब किसी कारणवश जो है ये बहुत फेमस, जैसे कारण मान लिया हमने इसका प्रसिद्ध होना, चाहे इसकी क्वांटिटी अच्छी होना, चाहे इसकी क्वालिटी अच्छी होना, किसी भी कारणवश इसकी जो है ये फेमस है, तो इसका क्या है कि इसका एकाधिकार है, यानी कि इसमें से 90% लोग जो है यहाँ से खरीद रहे हैं। तो ये आसानी से बाजार में तो आ सकते हैं बाकी विक्रेता, लेकिन इनसे इन्हें कठिन प्रतिस्पर्धा भी मिलेगी। तो इसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा भी है, बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता, लेकिन एकाधिकार जैसी स्थिति भी है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा। ओके। अब है इस प्रकार की संरचना सामान्य तौर पर रेस्टोरेंट में देखी जा सकती है, या मान लीजिए किसी शूज़ बहुत नाम प्रचलित है, बहुत फेमस है, या कोई रेस्टोरेंट है जो बहुत फेमस है, किसी के नाम से फेमस है, या क्वालिटी के बेस फेमस है, या किसी भी कारण से फेमस हो सकता है। स्थिति कुछ भी हो सकती है एकाधिकार की, जिसकी वजह से प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद भी एकाधिकार जैसी स्थिति बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि पिज़्ज़ा,
पिज़्ज़ा खाना है सबसे पहले, सोचिए सबसे पहले कोई नाम आपके मन में आया होगा, तो पिज़्ज़ा सोचते हैं डोमिनोज सबसे पहले हमारे माइंड में है। क्यों? बाकी रेस्टोरेंट नहीं बनाते, बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन एकाधिकार जैसी स्थिति हो गई है डोमिनोज की। तो ये जो है ये एग्जाम्पल हो गया एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के। अब यहाँ पे है अगला जो है संरचना, उसका नाम है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार संरचना क्या है, इसको समझते हैं। इस प्रकार के बाजार संरचना के अंतर्गत कुछ गिने चुने विक्रेता उत्पाद को कई सारे क्रेताओं के समक्ष विक्रय हेतु प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार की संरचना में यह संभव है कि गिने चुने विक्रेता द्वारा सामूहिक प्रयास से उत्पादन की कीमत को प्रभावित किया जा सके। अब कह रहे हैं कि गिने चुने, जैसे मान लीजिए कि एक नहीं है लेकिन 2 है या 3 है या 4 है, ये 4 विक्रेता जो है ये सारे लोगों को क्या कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, बहुत सारे क्रेताओं को बेच रहे हैं। तो अब ये चारों अगर मिल करके कहेंगे कि हम 10 रुपये की चीज़ को 15 रुपये बेचेंगे, तो ये सभी मिलकर सामूहिक रूप से बाजार की कीमत को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो ये प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है अल्पाधिकार संरचना आधारित बाजार में किसी नए विक्रेता के लिए बाजार में प्रवेश कर पाना कठिन होगा। लेकिन जहाँ एकाधिकार था, केवल एक था और बहुत सारे क्रेता थे, वहाँ तो संभव ही नहीं था। यहाँ अत्यंत कठिन था, यहाँ कठिन है लेकिन इससे कम होगा, एकाधिकार वाले से कम होगा कठिन, ठीक है। देखते क्या कह रहा है। अल्पाधिकार संरचना आधारित बाजार में किसी नए विक्रेता के लिए बाजार में प्रवेश कर पाना कठिन होगा, हालांकि एकाधिकार संरचना की तुलना में ये कठिनाई थोड़ी कम होगी। जैसे कि भारत में टेलीकॉम का क्षेत्र देख सकते हैं या नागरिक उड़ान क्षेत्र जो आ रहा है, ये सब जो है ना ऐसा स्थिति अल्पाधिकार जैसी स्थिति बना के रखा हुआ है अभी। अब ये टॉपिक खत्म होता है बाजार का। अब हम लोग उत्पादन के कारक के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उत्पादन के कारक को। आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।